देश ने पेमेंट इकोसिस्टम में ऐसा इनोवेशन किया कि हमारी आंखों के सामने एक फिनटेक क्रांति ने आकार लिया। अब धीरे धीरे हमारी ये फिनटेक क्रांति विदेशों में डंका बजाने लगी है। आपने अगर गौर किया होगा तो पिछले कुछ वक्त से भारत आने वाले हर विदेशी मेहमान की जुबान पर हमारी डिजिटल क्रांति का जिक्र अब अपरिहार्य रिचुअल की तरह हो चुका है। जनवरी में G20 देशों के प्रतिनिधियों ने राजस्थान का दौरा किया तो यूपीआई से लेन देन किया। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सत्तर नडेला भारत आए तो उन्होंने भारत की यूपीआई का डिजिटल जो क्रांति है उसका जिक्र किया, उसकी तारीफ की। और अब पर्सनल कंप्यूटर को घर घर पहुंचाने वाले बिल गेट्स जब भारत आए हैं तो उनकी जुबान पर भी यूपीआई का नाम है, आधार का नाम है, डिजिटल क्रांति का नाम है। हर किसी की जुबान पर भारत की डिजिटल क्रांति का जिक्र आखिर क्यों है? फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस की अवधारणा के साथ साल 2015 में शुरू हुई डिजिटल इंडिया की मुहिम आज सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का जरिया बन चुकी है, सहूलियत का दूसरा नाम बन चुकी है। यानी डिजिटल इंडिया अब गवर्नेंस के साथ साथ पब्लिक सर्विस डिलीवरी में रिफॉर्म का एक बड़ा साधन बन चुकी है। और डिजिटल इंडिया के एक प्रमुख पिलर के रूप में उभरा है हमारा यूपीआई, जो देश ही नहीं दुनिया को फिनटेक क्रांति से जोड़ रहा है। ये देश की पॉलिसी इनोवेशन का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। आज यूपीआई के तौर पर हमारे पास एक जबरदस्त और विश्व स्तरीय पेमेंट स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और इसकी साख इतनी जबरदस्त है कि पूरी दुनिया यूपीआई की तर्ज पर अपने यहां पेमेंट सिस्टम बनाना चाहती है। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसने भारत के पेमेंट लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अपनी भारत यात्रा पर यूपीआई और आधार सिस्टम की तारीफ कर बिल गेट्स ने दरअसल पूरी दुनिया की उस आवाज को इको किया है जो भारत की दुनिया में उभरती सॉफ्ट पावर की इमेज से जुड़ी हुई है। यूपीआई का मतलब सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्या है, इसका उदाहरण हम आपको समझाते हैं। आप शायद ये जानकर चौंक जाएंगे कि यूएस और यूरोपियन यूनियन जैसे अग्रणी देश और देशों के समूह आज भी ट्रांजैक्शंस चेक पेमेंट, कैश पेमेंट्स या ज्यादा से ज्यादा कार्ड पेमेंट्स में ही करते हैं। लेकिन भारत में गांव देहात का कोई भी आदमी आज पर्स लेकर चलने के लिए मजबूर नहीं है। उसके हाथ में होना चाहिए बस फोन और पेमेंट चुटकियों में हो जाता है। पेमेंट चाहे बड़ा हो या फिर 20-30 रुपए का छोटा पेमेंट, सारे पेमेंट वो बिना वॉलेट के कर सकता है, बिना जेब में पर्स और कैश रखे कर सकता है। डिजिटल भुगतान में ये जो क्रांति आई है इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं कुछ डेटा के साथ। देखिए, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में 2017-18 में 2071 करोड़ लेन देन हुए थे और वो 2021-22 में 8840 तक के लेन देन का सफर ये हमने देख लिया और इसमें इतनी जबरदस्त वृद्धि हुई है। इसी के साथ ही 2022-23 में हाल ही में जो आंकड़े सामने आए थे उनके मुताबिक 9192 करोड़ लेन देन हुए। एक बार फिर देखिए, 2017-18 में 2071 करोड़ का लेन देन और अब 2022-23 में 9192 करोड़ का लेन देन। भीम यूपीआई नागरिकों के पसंदीदा भुगतान मोड के रूप में उभरा है। इसी साल जनवरी 2023 में 12.98 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के साथ 803.6 करोड़ डिजिटल भुगतान लेन देन दर्ज किए जा चुके हैं। यह भारत की कहानी है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ऐसा पेमेंट इकोसिस्टम हो। हमारे पड़ोसी चीन में भी ऐसे इकोसिस्टम है। एक है अलीपे, बड़ा चर्चित है वहां पर, और वीचैट भी है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स वहां पर विकसित हुए, लेकिन खुद चीन में ही यह साबित हो चुका है कि वो इंडिया के यूपीआई जितना सेफ और फ्रेंडली नहीं है। हाल ही में सिंगापुर जैसे विकसित देश ने भी हमारे यूपीआई और वहां के पे नाउ के साथ रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स की क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत की और इस तरह सिंगापुर पहला ऐसा देश बन गया जिसके साथ क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन भुगतान सुविधा शुरू हुई है। यही नहीं, यूपीआई के बहुत ही जल्द यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, इंडोनेशिया तक और इसके विस्तारित होने की संभावना भी है। हाल ही में भारत ने म्यांमार में ऐसा ही प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए एक बिड भी डाली है। भारत की एनपीसीआई और अमेरिका की कंपनी यूरोनेट, इन्होंने एक जॉइंट बिड डाली है ताकि वहां रिटेल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम डेवलप करने की कोशिश हो पाए। भारत की देखा देखी म्यांमार में दुनिया के दिग्गज मास्टरकार्ड और वीजा ने भी वहां अर्जी लगाई है।
नेपाल, भूटान और अरब के कई देशों ने क्यूआर कोड के लिए यूपीआई स्टैंडर्ड्स पहले ही अपना लिए हैं। ये यूपीआई का स्वर्णिम काल है और इसकी एक और बानगी हम आपको बताते हैं। हाल ही में यूएस में गूगल ने यूएस फेडरल रिजर्व को यूपीआई का हवाला देते हुए एक चिट्ठी लिखी और कहा कि हमें भी अमेरिका में ऐसा पेमेंट सिस्टम डेवलप करने की इजाजत दी जाए। दुनिया यूपीआई के सिक्योर सिस्टम से इतनी जबरदस्त रूप से प्रभावित है, उसकी इतनी मुरीद है कि यूरोपीय देश भी जल्द इसे अपनाना चाहते हैं। हाल ही में एनसीपीआई ने यूरोप की वर्ल्ड लाइन कंपनी के साथ एक समझौता किया है, जिसके बाद यूरोप में भी यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शंस के साथ साथ रुपए, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मुमकिन हो पाएगा। अब सोचिए, यूरोप में भी यूपीआई रहेगा। इससे अमेरिका जैसे देश भी घबरा रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों को चुनौती मिलेगी जो यूरोप में अभी ऑलमोस्ट मोनोपोली में कारोबार करते हैं। यानी वो दिन दूर नहीं जब भारत का यूपीआई, मास्टर कार्ड, वीजा और यहां तक कि स्विफ्ट सिस्टम को भी ओवरटेक कर देगा। और अब से कुछ दिन पहले आरबीआई ने एक पेपर जारी किया था, उसमें 1000 दिन का एक टारगेट दिया गया था कि 1000 डेज में हमारा जो यूपीआई है वो मास्टर कार्ड और वीजा को ओवरटेक कर देगा। तो आज उसी बात को एको किया है बिल गेट्स साहब ने। इसलिए हमने अपने दर्शकों के लिए जो यूपीआई के रूप में जो फिनटेक क्रांति भारत में हुई और उसका पूरा डंका जो विश्व में बज रहा है, उसके लिए हमने उसकी एक बानगी पेश करने की कोशिश की। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इस पर। सत्यम कुमार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीईओ एंड को फाउंडर हैं लोन टैप एंड फाउंडर हैं फेस यानी कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के। बहुत बहुत स्वागत है सत्यम कुमार सर आपका हमारे शो पर। यूपीआई अब ग्लोबल पहले तो हो भी चुका है और अब होने भी जा रहा है। ये कितनी बड़ी क्रांति है सर, और क्या मैं पढ़ रहा था इसके बारे में आर्टिकल, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे मोटे सॉल्यूशंस ही देगा ये दुनिया को। कहा जा रहा है कि ये स्विफ्ट पेमेंट का एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव बन सकता है, इतना इसमें पोटेंशियल है। तो क्या कहानी कह रहा है सर हमारा यूपीआई, और आने वाले समय में सॉफ्ट पावर के रूप में भारत को उभारने में इसका कितना योगदान होगा? नमस्कार। तो आपके माध्यम से जी बिजनेस के दर्शकों से मैं बताना चाहूँगा कि यूपीआई के अब 1 दशक से ज़्यादा हो गए हैं और ये टेक्नोलॉजी जो है अब तो अखबारों में और मीडिया में उस लेवल पे आ रहा है कि ग्लोबल इंटरेस्ट आ रहा है। बट फंडामेंटल लेवल पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा पिछले 5 साल 6 साल पहले से ही हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आते रहते थे इजिप्ट और कई सारे यूरोपियन देशों के टू अंडरस्टैंड कि यूपीआई ऐसे क्या कर रही है और ऐसी कौन सी चमत्कारी टेक्नोलॉजी पे ये यूपीआई बनी हुई है इस इकोसिस्टम में। तो हम अगर देखेंगे तो यूपीआई पिछले जो पेमेंट का जो हमारा जो कैश का जो इकोनॉमी था, उस कैश को उसने एक छोटे डिनोमिनेशन को, नोट्स को पूरा का पूरा डिजिटाइज कर दिया है। और जैसे ही डिजिटल फुटप्रिंट तैयार होता है किसी भी पेमेंट का या किसी भी नेटवर्क का, तो उसके ऊपर में अलग अलग कई सारी प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है। और अगर हम पेमेंट से अगर देखें तो पेमेंट स्पेस में ऑलरेडी हमारे पास 4 से 5 यूनिकॉर्न बन चुकी हैं जो कि यूपीआई के रेल रोड को यूज करके बनी है। और उसके बाद अगर हम देखें तो पेमेंट के साथ साथ अब लेंडिंग भी उसके ऊपर में पॉसिबल हो पा रही है। और वन ऑफ द बिगेस्ट जो पेमेंट इकोसिस्टम की जो कंपनी है, उन्होंने पिछले इस साल की जो प्रोजेक्शन दी है उसमें वो बात कर रहे हैं 30,000 करोड़ की लैंडिंग करने की सिर्फ यूपीआई रेल रोड के डेटा सेट्स के ऊपर में। सो ये बहुत ही यूनिक चीज भारत में क्रिएट होती है जिसको कि हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं और जिसमें भारत सरकार का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। ऑफ कोर्स काफी इंडस्ट्रीज को पार्टिसिपेट करती हैं इसको डेवलप करने के लिए, लेकिन भारत सरकार के एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है और उसके ऊपर नई नई कंपनियां आकर के अलग अलग प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। तो एक बड़ा ही डेमोक्रेटिक वे में डेवलपमेंट होता है, अनलाइक जैसा कि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि चाइना है जहां पे कि 2 से 3 कंपनियों ने पूरा का पूरा पेमेंट का इकोसिस्टम जो है एक तरह से मोनोपोलाइज कर लिया है। ऑग्लीपोली आई मीन 2 से 3 इंस्टीट्यूशन जो है मोनोपोलिस्टिक इकोसिस्टम में उसको चला रहे हैं। तो अगर हम इस देखें और उसका कंपैरिजन करें इंडिया में, तो आज भी आप एक यूपीआई पेमेंट इकोसिस्टम पे बनाने के लिए एक आप नई कंपनी बना सकते हैं और उसको आप एक नए डिजाइन से एक बहुत बड़े स्केल पे लेके जा सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी हमारे नेबरिंग कंट्री चाइना में नहीं है। और मैं आऊंगा सर इस पे। आपने बड़ा दिलचस्प बात बोली, इंटर ऑपरेबिलिटी का ऑप्शन जो है इसका दुनिया में कहा जा रहा है कि सबसे यूनिक है।
अभी मैं पढ़ रहा था शायद कुछ महीने पहले तक कि 350 से ज्यादा बैंक एक पेमेंट सिस्टम के साथ जुड़े हैं। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सत्यम साहब, वो है क्रेडिबिलिटी। अगर आप यूपीआई से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, 10 रुपए का हो या 10,000 रुपए का हो या उससे भी ज्यादा का हो, आप कोई शक सुबह नहीं रखते हैं अपने दिल में कि मेरा मेरा पेमेंट कहां जाएगा, कहां जा रहा है। ये इतनी बड़ी साख इसने डेवलप की है और इसके पीछे जो बैक एंड जो सिस्टम तैयार किया है एनसीपीआई ने, कमाल का है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसके लिए तो एनसीपीआई को बधाई देनी पड़ेगी। मौजूदा गवर्नमेंट ने तो इसको आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हमारे दर्शकों को बता दें कि 2008 में जब एनसीपीआई बना था, उसके बाद 2011-12 में आरबीआई का जब विजन पेपर आया था और तब इसकी अवधारणा आई थी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट ने इसमें काम किया हो, सारी गवर्नमेंट्स ने काम किया। एक तरह से एक कलेक्टिव सक्सेस स्टोरी है हम लोगों की। मुझे पता नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की चर्चाएं क्यों नहीं होती है हमारी इतनी अच्छी पॉजिटिव कलेक्टिव स्टोरीज की। लेकिन बहरहाल हमारा इंडिया 360 का स्वरूप ही ये है कि हम वो स्टोरीज लेकर आते हैं जो एक आम आदमी से जुड़ी हुई होती हैं, जो पॉलिसी से जुड़ी होती हैं, जो हमारे फ्यूचर से जुड़ी हुई हैं। तो इसका जो इंटर ऑपरेबिलिटी का ऑप्शन है, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जिसका आपने जिक्र किया कि यूपीआई के छत्र छाया में जो हमारा फिनटेक का पूरा ताना बाना है सर, कितने लोगों को कारोबार, नए एंटरप्रेन्योर्स, नई नौकरियां, नए आइडियाज शेयर करने का, उनको लॉन्च करने का मौका मिल रहा है सर। जी, तो जैसा हमने बताया कि अगर हम आज की तारीख में देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट लिस्टेड एंटरप्राइज जो है, जो फिनटेक की है, वो पूरी की पूरी यूपीआई बदौलत और यूपीआई के जो पेमेंट रेल रोड पे जो डेटा तैयार हुई है, कंज्यूमर बेस जो तैयार हुई है और जो कंज्यूमर का जो एंगेजमेंट तैयार हुई है, उसके बेसिस पे बना है। अगर उसके बियॉन्ड जाएं और कुछ अनलिस्टेड कंपनियों के ऊपर भी देखें, कई सारी कंपनियां हैं जो कि बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशंस दे रही हैं। बिजनेसेस को एक दूसरे कैसे पेमेंट करना है, क्विक पेमेंट करना है, कैसे अकाउंट्स को ऑटोमेट करना है, कैसे रियल टाइम सेटलमेंट करना है, जो कि पहले डिमांड ड्राफ्ट, चेक और चेक बाउंस इश्यूज वगैरह को जो हैंडल करते रहते थे, उन सारी चीजों को कैसे करना है। अकाउंट वैलिडेट कैसे आप कर सकते हैं पेनी ड्रॉप मेथोडोलॉजी से, या ऐसे भी रिवर्स अकाउंट इंफॉर्मेशन आती हैं विथ शेयरिंग द क्रेडेंशियल्स वगैरह। तो ये सारे जो फ्रॉड जो सिस्टम में होते थे, मॉनेटरी फ्रॉड, चेक बाउंस, ये सारी कई सारी चीजें सिस्टम से एकाएक जाती हुई नजर आती है। और सबसे बड़ा जो ये काम किया है इसने भारतवर्ष के लिए, वो ये काम है इसमें कि इसकी वजह से क्या है कि छोटे से छोटे प्रोडक्ट्स को भी आप सब्सक्राइबर इकोसिस्टम में या ईएमआई इकोसिस्टम में डाल सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में अगर आपको किसी से 10 रुपए का भी पेमेंट लेना है या 20 रुपए का भी पेमेंट लेना है, तो आपको उसको, चूंकि उसकी कोई चार्ज नहीं है, ना चेक इशूइंग या ना चेक प्रोसेसिंग चार्जेस है, ना बैंक के लिए चार्जेस है, ना आरबीआई के लिए चार्जेस है और ना ही ऑपरेटर के लिए चार्जेस हैं उस इकोसिस्टम में। तो वो पूरा का पूरा इस तरह से फ्री चलता है और उसको फ्री रखने के लिए, इसी स्वरूप में रखने के लिए भारत सरकार ने उसके लिए सब्सिडी भी पेमेंट इकोसिस्टम के लिए दी है कि जो भी लार्ज पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरह की यूपीआई या फ्री ट्रांजैक्शंस, फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस वगैरह जो रन कर रहे हैं, दे कैन क्लेम सब्सिडी भारत सरकार से। तो इसको फ्री रखने और फ्री रखने की वजह से इसका जो एक बिहेवियरल चेंज जो हुआ है लोगों में, छोटा भी पेमेंट करना है या बड़ा पेमेंट करना है, हर एक पेमेंट के लिए जिस तरह से लोग यूपीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरह से अगर हम देखें तो ये जो है एक बहुत ही बिहेवियरल और डेटा ट्रेल दे रहा है। और डेटा, जैसा हम लोग जानते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि उसके एब्सेंस में ऐसा नहीं है कि लोग क्रेडिट या इंश्योरेंस या अदर प्रोडक्ट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उसके लिए जो बेस जो डेटा बनती है, जिसके बेसिस पे आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं, क्रेडिट डिसीजन ले सकते हैं, वो सारा बेस डेटा तैयार हो रहा है पिछले 10 सालों से, और जिससे ये पूरा का पूरा सिस्टम रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कोई भी बैंक अगर नया प्रोडक्ट या नई ब्रांच सिस्टम लाती तो कभी भी वो 30,000 40,000 करोड़ की बिजनेस एक साल में करने की बात नहीं करते थे। यहाँ पे कंपनियां हैं, एक कंपनी है जो कि 30,000 करोड़ की लोन, माइक्रो लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं एक साल में। तो आप ये जो रुतबा है या ये जो एक सी चेंज हम बोल सकते हैं जो यूपीआई ने लाया है इकोसिस्टम में, इसने पूरे दुनिया को चकाचौंध कर दिया है। और अब जैसा हम देख रहे हैं, बहुत ही नेचुरल हो गया है। जब हम देख रहे हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या मीना जो मिडिल ईस्ट का जो इकोसिस्टम है, इसकी एडॉप्टेबिलिटी सामने से मांग हो रही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और इसके लिए तो देखिए, मतलब
मैं तो बड़ी प्रशंसा हम करना चाहेंगे जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के हमारे जितने भी अधिकारी हैं बेचारे बहुत दिन रात एक करके इन्होंने इतना रोबस्ट सिस्टम तैयार किया, शानदार सिस्टम तैयार किया है। मतलब आप लगा लीजिए कि इंटर बैंक पीयर टू पीयर हो या फिर पर्सन टू मर्चेंट हो, सब चीज़ में इतना शानदार है। और इन्होंने इनोवेशन भी किए हैं। एक चीज़ का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा अपने दर्शकों की जानकारी के लिए भी। देखिए लगातार इनोवेशन भी करते रहे इसमें विद इन यूपीआई का जो इकोसिस्टम है। इसमें यूपीआई को पहले उन्होंने क्रेडिट कार्ड से जोड़ दिया, फिर यूपीआई लाइट लेकर आए ये लोग, फिर यूपीआई 1 2 3 पे लेकर आए हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि स्मार्टफोन भी अगर आपके पास नहीं है तो मिस्ड कॉल के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये लगातार इस तरह के इनोवेशन कर रहे हैं। और अब हम जब ग्लोबल जा रहे हैं तो अभी एनआरआईज के लिए तो इससे पहले शुरू कर ही दिया था इन लोगों ने, और रुपए कार्ड के जरिए डिजिटल पेमेंट्स में इंसेंटिव्स वगैरह, मतलब लगातार ये इनोवेशन कर रहे हैं। लेकिन सर अभी एक चुनौती बड़ी है कि जब हम पूरा ग्लोबल जाने की बात कर रहे हैं तो फिर हमको थोड़ा सा मास्टर कार्ड, वीजा और जैसा मैं कह रहा हूं जो हमारा सवाल भी आज की, क्या स्विफ्ट जैसे पेमेंट सिस्टम का हम विकल्प बन पाएंगे? तो उसके लिए तो बड़ी चुनौतियां होंगी, उसके लिए तैयार हैं सर हम? अगर हम उस तरह से देखेंगे जो हमने जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो जितने बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन जो हम एक महीने में हैंडल कर रहे हैं, तो ये अनपैरेलल्ड है। तो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के रोबस्टनेस के हिसाब से हम एब्सोल्युटली इसके लिए तैयार हैं। जिसमें कि अगर हम देखें तो कंप्लेंट्स वगैरह जो है बहुत ही मिनिमल कंप्लेन है। अभी का जो कंप्लेन है हमारा वो मास्टर और वीजा इकोसिस्टम से काफ़ी कम है, बहुत ही मिनिस्कल है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया है। सवाल जरूर है कि अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं, तो उसको पार करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बट हमारा उसमें भी मानना है कि G20 की सदस्यता की वजह से जो है भारत सरकार जो है इसको बहुत ही आसानी तरीके से अलग अलग कंट्रीज में अडॉप्टेबिलिटी कर पाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोमेंट है उस लिहाज से। जहाँ तक टेक्नोलॉजी स्टैक की बात करते हैं तो बहुत ही रॉबस्ट है और ये एट अ स्केल देखी गई है। सबसे बड़ी चीजें जो भारत में हम बात करते हैं कि कोई भी चीज ग्लोबली भी अगर बात करते हैं तो, और उस चीज को लेकर के अब यहाँ पे कोई भी इस पे डाउट नहीं है। एब्सोल्युटली, यानी कि बिल्कुल, यानी कि टेक्नोलॉजी के लेवल पर हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम बड़े पैमाने पर इसको करेंगे तो उसके लिए चुनौतियां भी होंगी और उसकी चुनौती से निपटने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास विल पावर भी है और हमारे पास ब्रेन पावर भी है, सारी चीज़ें हैं। तो हम देखेंगे कि यूपीआई कैसे ग्लोबली और अपनी धाक जमाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।